Hello students of 4th class. So let's continue our chapter of SST. आप लोग अब देखिए 3 forms of water, यानी कि पानी के 3 फॉर्म. वाटर कैन बी इन डिफरेंट फॉर्म्स, वाटर कैन बी इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स. वाटर जो है वो 3 डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है. द सॉलिड फॉर्म इज आइस और स्नो विच वी गेट व्हेन वाटर फ्रीजेज. सॉलिड या आइस, जो सॉलिड फॉर्म जो होता है पानी का वो होता है आइस या स्नो, जो हमें तब मिलता है जब पानी जमता है. द लिक्विड फॉर्म इज वाटर दैट वी ड्रिंक. लिक्विड फॉर्म होता है पानी जो हम पीते हैं. द गैस फॉर्म इज स्टीम और वाटर वेपर विच वी गेट ऑन हीटिंग वाटर. और तीसरा होता है गैस, तो उसमें होता है भाप या फिर वाटर वेपर जो हमें पानी गर्म करने पे मिलती है. On heating, ice melt and changes into water. When water is heated, it changes into a steam or water vapor. Water vapor is an invisible gas which is absorbed by air. क्या बोल रहा है, गर्म करने पे आइस को वो मेल्ट होता है यानी पिघल जाता है और पानी बनता है. वाटर को गर्म करने पे वो भाप में बदल जाता है या वाटर वेपर में. वाटर वेपर क्या होती है, एक इनविजिबल गैस होती है जो हमें दिखती नहीं, जो क्या होता है पानी होता है जिसे एयर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है. On cooling, steam or water vapor changes back into water. When water is cooled to 0 degree Celsius, it changes into ice. जब हम पानी को ठंडा जब हम स्टीम को या वाटर वेपर को ठंडा करते हैं तो वो वापस पानी में बदल जाता है. ठीक है. और जब पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है, 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब वो बर्फ बन जाता है. Some examples of water existing in liquid form in nature are rain, fog, dew, and water in lake, river, oceans and seas. Layers of ice on very high mountains or snow or hail falling from the sky are examples of solid form of water. क्या बोल रहा है, कुछ examples जो हैं पानी के लिक्विड के जो कुछ फॉर्म्स हैं जो कि हमें यानी नेचर में पानी के जो लिक्विड फॉर्म है जो नेचर में प्रेजेंट है वो क्या है, रेन जैसे कि बारिश है, ओस है, जो बड़े बड़े लेक होते हैं, रिवर, सी, ओशंस, ये सब जो है ये सब क्या लिक्विड फॉर्म में है हमारे पास पानी. और जो लेयर होती है आइस की वो कहाँ होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे होती है ना, जो कि स्नो बन के गिरती है ना, जो गिरती पहाड़ों पे काफी ऊंची जगह पे, वो जो है वो वाटर के सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल है. फिर स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज है जो मैं आपको भेज दूंगी. अब आ जाइए आप नेक्स्ट टॉपिक पे जो है वाटर वेपर इन द एयर, यानी पानी में जो एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो. ऑन बीइंग हीटेड, वाटर इज अ सॉसपेन चेंजेस इनटू वाटर वेपर विच गेट्स एब्सॉर्ब्ड बाय द एयर एंड कैन नॉट बी सीन. गर्म करने पे पानी जो है वो पूरा भाप जैसे बनता है और हवा उसे एब्सॉर्ब कर लेती, जो हमें दिखता नहीं है. द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवोपोरेशन. और पानी को हीट करने पे, गर्म करने पर पानी जो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो वो प्रोसेस कहलाती है इवोपोरेशन. Something similar also happens in nature when hot rays of the sun falls on water bodies like oceans, seas, rivers, lakes and ponds. Their water gets heated. When this happens, some of the water changes into water vapor or evaporate and rise up into the air. क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही कुछ प्रोसेस नेचर में भी होती है कि जब सूरज की जो गर्म जो किरणें होती हैं है ना, वो जब पानी की ऐसी बड़ी बड़ी बॉडीज पे, वाटर बॉडीज पे गिरती है तो वो पानी जो होता है गर्म होता है और भाप बन के आसमान में ऊपर उड़ जाता है. Evaporation happen all the time. However, the process is sometimes very fast and sometimes it is slow. Evaporation हर समय होता रहता है, पर ये होता है कि कभी जो प्रोसेस होती है बहुत फास्ट होती है और कभी बहुत स्लो होती है. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड. अब जो बादल है वो कैसे बनते हैं, देखो. यू हैव अंडरस्टूड द अबव सिचुएशन दैट व्हेन द हॉट स्टीम ऑफ वाटर वेपर टचेस द कोल्ड लीड इट चेंजेस इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. देखो क्या बोल रहा है, ऊपर आपको एक लेक्चर 9 में एक तरीके से आपको समझाया गया है कि जब आप किसी गर्म चीज पे, जैसे जब अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जब हम पानी गर्म करें या फिर चावल बनाते हैं, हम उस पर ढक्कन ढाकते हैं तो क्या होता है, ढक्कन ढाकने पे जो भाप होती है वो पूरी उस ढक्कन के ऊपर आ जाती है ना, और आने के बाद वो छोटी छोटी पानी की बूंदों में बदल जाती है. तो वही आपको यहाँ बोल रहा है. तो क्या होता है, द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. तो ये जो वाटर वेपर जो है वो वापस पानी की बूंदे बनता है ना, पानी बनता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है क्या, कंडेंसेशन. व्हेन द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द लीड गेट्स बिगर एंड हैवियर दे फॉल इनटू द पैन लाइक रेन ड्रॉप्स. और जब यही पानी की बूंदे जब थोड़ी भारी हो जाती हैं तो वो वापस से ढक्कन से क्या रेन ड्रॉप की तरह नीचे
नीचे गिरने लगती है। द सेम हैपन्स इन नेचर, सेम होता है नेचर में भी। द एयर हाई अप इन द स्काई इज कूल एज वाटर वेपराइजेज अप हाई इन टू द स्काई, इट कूल्स डाउन एंड कंडेंस और टर्न इन टू टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल। दीज टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल स्टिक टूगेदर टू फॉर्म एंड क्लाउड। सेम होता है नेचर में कि हवा में ऊपर ऊपर पे जो ये भाप होती है वो ऊपर जाती जाती, जो ये वेपर होता है वो ऊपर जाता है, और फिर ऊपर जाने के बाद में क्या होता है, वहाँ ऊपर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ठंडा होता है, तो वहाँ जाकर वो क्या होती हैं, छोटी छोटी जो बूंदे वाटर की जो ड्रॉपलेट होती हैं वो, और वो पानी की जो छोटी छोटी बूंदे रहती हैं वो, और आइस क्रिस्टल छोटे छोटे जो बर्फ़ रहता है ना, वो जो होता है वो साथ में जुड़ के क्लाउड बनाता है। जो पानी जो भाप बन के ऊपर जाता है वो ऊपर जाके जम जाता है और क्या बन जाता है, क्लाउड बनता है। फिर है आपका रेन, हेल एंड स्नोफॉल। व्हेन द क्लाउड्स बिकम वेरी बिग एंड हैवी विथ न्यूमेरियस ड्रॉप्स ऑफ वाटर, द ड्रॉप ऑफ वाटर और आइस क्रिस्टल फॉल डाउन एज रेन, हेल, स्लीट और स्नो। द फॉलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द स्काई एज रेन, हेल, स्लीट और स्नो इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। क्या बोल रहा है, जब हमारा जो पानी है वो भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, क्लाउड बनता है, और वहाँ के छोटी छोटी पानी की बूंदें जो हैं वो बनती जाती हैं, और जब ये पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा, यानी जब बादल बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत भारी हो जाते हैं पानी की बूंदों से, तो वो बारिश की जैसे ज़मीन पे गिरने लगते हैं ना। और ये जो बारिश जो आसमान से गिरती है ना, पानी जो गिरता है रेन, हेल, स्लीट या स्नो यानी बर्फ़ के फॉर्म में, ये प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, प्रेसिपिटेशन। फिर है आपका वाटर कलेक्शन। द रेन वाटर फिल्स अप वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लेक्स, सम ऑफ इट सीप्स इनटू द ग्राउंड, द स्नो दैट फॉल्स ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स मेल्ट इनटू वाटर ड्यूरिंग समर एंड फ्लो इनटू रिवर। वाटर कलेक्शन के वास्ते होता है, अब जो ये बारिश होती है इससे जो पानी की जो हमारे यानी नीचे जमीन पे जो पानी वाटर बॉडीज है, जैसे कि नदियां हैं, ओशंस है, ये सब जो है ये रेन वाटर से भरते जाते हैं, और थोड़ा जो पानी होता है वो ग्राउंड में यानी कि जमीन में भी जाता है, जमीन सोख लेती है। पहाड़ों पे क्या गिरते हैं, बर्फ गिरते हैं, और वो जो बर्फ होता है वो क्या होता है, गर्मियों में पिघलती है, और पिघलने के बाद पहाड़ों से ही नदियां निकलती हैं, है ना, तो उन नदियों में जाकर मिल जाती है। फिर है आपकी वाटर साइकिल। Water again evaporate, condense and become part of cloud and fall down on the earth as precipitation. पानी जो है फिर से इवोपोरेट होता है, कंडेंस होता है, यानी ऊपर जाके जमता है, क्लाउड बनता है और फिर से बारिश की तरह से नीचे गिरता है ना। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड एयर अराउंड इट थ्रू इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। और ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू होती है ना, पानी नीचे जमीन में जो होता है वो गर्म होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, बादल बरसते हैं, नदियां भरती हैं, फिर से वो गर्मी से ऊपर जाता है, और यानी वही इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, और यही प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी वाटर साइकिल। हाउ डज वाटर रीच अवर होम्स। अब ये पानी जो होता है वो हमारे घर तक कैसे पहुंचता है। Thousands of years ago, humans settled in villages built near rivers. The rivers water could be used for domestic uses like drinking, cleaning, and washing clothes. River water was also used for watering field. क्या बोल रहा है, कई हजारों साल पहले लोग जो होते थे वो ऐसे गांवों में बसते थे जहाँ पे पास में क्या हो, नदी हो, ताकि नदी का पानी जो है वो काम के लिए यूज किया जा सके, पीने के लिए, कपड़े धोने, साफ सफाई करने, और फिर उसी पानी का यूज कहाँ होता था, फील्ड्स में यानी खेतों में होता था। As the towns and cities came up, wells were dug to bring out groundwater for use of humans. However, in modern times, these methods of getting water are not enough. Study the flow chart to understand how water reaches our home. फिर क्या हुआ, टाउन सिटीज जैसे जैसे बढ़ते गए तो लोग वहाँ क्या करने लगे, कुएं खोदने लगे। लेकिन आज के समय पे सिर्फ कुएं खोद के पानी निकालना जो है वो यानी इनफ नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो ही मिलना इनफ नहीं है हमारे लिए, है ना। तो अब हम फ्लो चार्ट में देखेंगे कि हमारे घर तक जो पानी पहुंचता है वो आखिर कैसे पहुंचता है। First, water from rivers and lakes is collected in big tanks by the city water works और जल निगम। सबसे पहले जो है पानी यानी नदियों का जो पानी होता है वो बड़े बड़े टैंक्स में कलेक्ट होता है ना, जो कि सिटी वाटर वर्क में आता है या फिर जल निगम में। Then water is filtered to remove sand, mud and other unwanted things. फिर पानी को फिल्टर किया जाता है ताकि उसमें से कचड़ा, काड़ी, मिट्टी जो है हटा सकें।
दिस फिल्टर वाटर इज फर्दर क्लीन बाय केमिकल्स, फिर ये फिल्टर किया हुआ जो पानी होता है वो केमिकल्स से साफ होता है। द वाटर इज देन सप्लाइड थ्रू पाइप्स टू अवर होम्स, और तब जाके वो पानी को पाइप के थ्रू हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है ना। नल आता है ना हमारे यहाँ, तो पाइप से ही होकर आता है, तो इतना सारा प्रोसेस होने के बाद आता है वो। Once water reaches our home, we store it in tanks or on the roof of our homes or in containers like buckets, pots and cans. और एक बार जब हमारे घर तक पानी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे टंकियों में भर लेते हैं ना, जो हमारे छतों पे टंकी होती है उसमें भरते हैं, या फिर बाल्टियों में, पॉट्स में या कैन में भर के रखते हैं। We should keep the container and tanks of the storing water covered all the time and get them clean from time to time. और हम जो ये पानी रखते हैं ना, उस जिस भी चीज में हम वो पानी रखें उसे हमेशा ढक के रखना चाहिए और समय समय पर उसे साफ भी करना चाहिए। हाउ डू फार्मर्स गेट वाटर टू ग्रो क्रॉप्स, अब फार्मर्स को कैसे पानी मिलता है क्रॉप्स उगाने के लिए। फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड हैवीली ऑन रेन वाटर टू इरीगेट और water their field, but all areas do not get enough rainfall. Also, it rains only during the rainy season. Sometimes rain falls even during the rainy season. Rains fail even during the rainy season. Therefore, farmer depend on some other ways to irrigate their field. क्या बोल रहा है, फार्मर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा काहे पे डिपेंड होते हैं, बारिश पे, है ना। जो बारिश होती है उसी पे वो डिपेंड रहते हैं कि बारिश होगी और उनके खेतों में अच्छे से सिंचाई होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बारिश जो है वो यानी सही तरीके से नहीं होती है, और बारिश जो होती है वो सिर्फ बारिश के मौसम में होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बारिश के मौसम में भी प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है, तो इसलिए फार्मर्स जो होते हैं वो इरिगेट करने के लिए यानी खेतों में पानी देने के लिए दूसरे तरीके भी अपनाते हैं। जैसे कि क्या, चैनल्स आर डग Canals are dug to take water from the rivers to the field. These channels are called canal. देखो इस तरीके से क्या बनाते हैं वो, नाली जैसे बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं ना, नाली नहीं बोलेंगे हम इसको बोलते हैं कैनल्स। ये बनाते हैं नदियों से, ताकि नदियों का जो पानी है वो यहाँ से आए और पूरे खेत में फैले। Farmers dig wells to bring out water. Water is drawn out from the wells with the help of Persian wheels driven by animals such as bullocks, buffaloes, or camels. This water is taken to different part of the field through small channels. क्या बोल रहा है, किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुएं खोदते हैं, है ना, और कुओं से पानी निकालते हैं एनिमल्स की मदद से, और फिर उस पानी को कैनल्स के थ्रू जो है, वही जो छोटी छोटी जो नाली है मैंने बताई उसके थ्रू खेतों में पहुंचाते हैं। Tubewells are dug when underground water is very deep. A deep narrow hole is dug with the help of machine. A steel tube is placed in this hole and water is brought up with the help of an electric pump. हैंडपम्प भी बनाए जाते हैं जब पानी बहुत नीचे से निकलता है ना, और फिर आपको तो पता है हैंडपम्प जो होता है वो पूरा एक स्टील का ट्यूब लगाते हैं ना, उस गड्ढे में बड़ा सा गड्ढा करके, और इलेक्ट्रिक पंप के थ्रू पानी निकालते हैं। इन साउदर्न प्लेट्यूज लैंड इज रॉकी, देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट टू डिग कैनल्स एंड वेल्स। साउदर्न प्लेट्यू में जो जमीन है वो काफी पथरीली, इसलिए वहां पे कैनल्स बनाना या कुएं खोदना जो है बहुत डिफिकल्ट है। इन द रेनी सीजन टैंक्स बिल्ड विद अर्थ or stone get filled up with rain water. The water is used for irrigating fields during the rainy season. तो क्योंकि वहां वो क्या नहीं कर सकते, कुएं वगैरह नहीं खोद सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, वहां टैंक बना देते हैं, और उन टैंक बहुत बड़े बड़े टैंक बनाते हैं, और उन टैंक में जो बारिश का पानी वो कलेक्ट होता है, फिर उसी पानी को वो अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए यूज करते हैं। Dams are also built for irrigating field. A dam is a strong, high and thick wall built across a river. During the rainy season, extra water in the river is collected behind dam. Canals are dug to take stored water to field. क्या बोल रहा है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं खेतों की सिंचाई के लिए। डैम जो होती है वो बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं जो कि नदी के आसपास बनाई जाती है, और बारिश के समय पे क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना उसको डैम की मदद से रोक लेते हैं, और फिर वही कैनल्स बना के जो वो बचा हुआ पानी स्टोर वाटर होता है उसे खेतों तक पहुंचाया जाता है। डैम्स हेल्प अस इन मैनी अदर वे, और डैम्स से हमारा दूसरे भी काम होते हैं, यानी दूसरी भी हेल्प होती है। वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम इज क्लीन एंड सप्लाइड टू अवर होम। डैम्स में जो पानी इकट्ठा होता है उसे साफ करके फिल्टर करके पूरे तरीके से घरों तक भी पहुंचाया जाता है, यानी पीने में भी यूज करते हैं। इन अ डैम वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट ऑन
turbines. The force of falling water moves turbines, due to which electricity is produced. This is known as hydroelectricity. This electricity is then supplied through wires to towns and villages. डैम क्या होता है, बड़ी बड़ी हाइट से पानी गिरता है ना, देखो ऐसे होते हैं ना डैम्स, तो ये जो हाइट से यहाँ पानी गिरता है, यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग टरबाइंस लगाते हैं ना, जो कि उस पानी के गिरने के कारण, ये टरबाइंस लगाते हैं जो पानी के गिरने के कारण जो है वो मूव होती है, और इसके मूव होने से वहां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो क्या कहलाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सुना है ना आपने कि पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो ऐसे ही बनती है। और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है इसे कहाँ, गाँव गाँव तक पहुंचाया जाता है वायरों की मदद से, वायर से। A dam also helps to control flood. डैम से फ्लड्स यानी बाढ़ भी रोकी जाती है। फिशिंग इज कैरिड आउट इन वाटर स्टोर्ड बिहाइंड डैम्स। फिशिंग की जाती है उन डैम्स में। ड्यू टू मल्टीपल यूजेस ऑफ डैम्स दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्योंकि डैम्स का हम इतना सारे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं, इसलिए डैम्स को क्या कहते हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ आपका जो चैप्टर है उसकी जो थ्योरी है वो कंप्लीट होती है। जो लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स हैं, लेट्स रिमेंबर है, वो आप लोग रीड करेंगे, क्योंकि उसमें लेसन में जो हमने पढ़े हैं वही सब बताया गया है, ठीक है। तो उसे आप रिपीट करेंगे अच्छे से, ताकि आपको लेसन समझ में आ जाए। फिर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो मैं आपको समझा दूंगी। एंड I will send you the exercise, fill in the blanks and all which you have to complete in your book. So students, इसके आगे हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।